वेलकम टीयर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ओइजा। एक प्रोफेसर और उसके 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक हॉरर मूवी बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो लोकेशन ढूंढने जाते हैं, बाकी आप एक्सप्लेनेशन में सुनिएगा। मूवी की शुरुआत होती है पहाड़ पर एक बंगलो को दिखाने के साथ। तेज बारिश हो रही है और तभी एक आदमी वॉचमैन को पुकारते हुए घर के अंदर आता है। तभी एक काला रूप उसके सामने आता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ से कट करके 4 स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। यह है विनय जो शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करने वाला है। यह है विंसी द कैमरामैन। इनके शॉर्ट फिल्म में हीरो का रोल कर रहा है केविन, लेकिन वो जिद करता है कि मेरी हीरोइन तो एंजेलिना ही बनेगी। असल में एंजेलिना से एक तरफा वो प्यार करता है, पर एंजेलिना को हीरोइन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और यह है इनका प्रोफेसर जो इस मूवी का हीरो भी है। वो एंजेलिना से कहता है कि देखो तुम मना क्यों कर रही हो, ये अच्छा मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, और ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो उनकी मदद ही समझकर कर लो हीरोइन का रोल। प्रोफेसर के कहने पर एंजेलिना भी मान जाती है। फिर वो अपने मूवी मेकिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। ये टीम शॉर्ट फिल्म शूटिंग के लिए एक लोकेशन भी ढूंढ चुकी है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि फोटो में तो ये एक हॉरर फिल्म के लिए बढ़िया घर लग रहा है, लेकिन अंदर कैसा होगा ये तो जाकर ही पता चलेगा। अब लोकेशन को देखने के लिए विनय, विंसी, केविन और प्रोफेसर निकल पड़ते हैं। वो एंजेलिना को साथ लेकर नहीं जाते तो वो बीच सड़क पर उनको रोककर पूछती है कि मुझे भी आना है लोकेशन देखने। प्रोफेसर मना करता है, लेकिन कहता है कि 4 आदमियों के साथ एक लड़की जाएगी तो कुछ गलत हो सकता है। एंजेलिना कहती है मुझे खुद पर विश्वास है, अगर आप लोगों को भी अपनी नियत पर विश्वास है तो मुझे साथ ले चलो। प्रोफेसर की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है और वो एंजेलिना को भी साथ लेकर चलने लग जाते हैं। अब वो सीधे पहुंचते हैं लोकेशन पर। वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट जैसी दिखती है। इन लोगों का प्लान ये है कि वो 4 दिन इस घर को बुक करके यहाँ पर रहेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो शूटिंग भी शुरू करेंगे। लेकिन इस घर में उन्हें कई अमानुष्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। विनय और विंसी एक कमरे में सोते हैं। रात को अचानक वहां रखा शो पीस नीचे गिर जाता है। दोनों चौंक कर उठते हैं तो उन्हें किसी के नाचने गाने की आवाज आती है। बाकी लोग भी वहां पर जाते हैं तो वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं। असल में वो आवाज एक कमरे से आ रही थी जिसमें ताला लगा हुआ है। ये लोग पास जाकर अंदर झांकते हैं तो एक बुजुर्ग आदमी की परछाई दिखती है जो एक लड़की के साथ डांस कर रहा है। लेकिन जब उस बुजुर्ग पर रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि वो तो अकेला ही डांस कर रहा है, लेकिन परछाई में एक लड़की दिखती है। अब ये देखकर सभी घबराकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन विनय गायब हो जाता है तो वो बिल्डिंग के मैनेजर से पूछते हैं, लेकिन उसे भी विनय के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये लोग उसे कल रात की घटना के बारे में बताते हैं तो मैनेजर कहता है कि तुम लोग उस कमरे के पास भी मत जाना, वो बुजुर्ग आदमी बहुत खतरनाक है, वो भूत प्रेत वगैरह से कम्युनिकेट करता है, उससे दूर रहो। और अगर विनय उस बुजुर्ग के पास गया था तो समझो उसकी जान गई। इस तरह वो दोस्तों इनको डरा देता है, लेकिन तभी वो बुजुर्ग विनय को कंधे पे उठाकर लाता है और उसे नीचे लटाकर अंदर चला जाता है। तब वो बुजुर्ग अपने कमरे में किसी से बात कर रहा होता है, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एक लड़की बुजुर्ग के सवाल का जवाब दे रही होती है और वहाँ रखी चीजें भी अपने आप हिलती हैं। इसी बीच प्रोफेसर अंदर आकर पूछता है कि विनय को तुमने क्या किया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अंदर आकर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लगता है बुजुर्ग जिस लड़की की आत्मा से बात कर रहा था उसे प्रोफेसर का चिल्लाना अच्छा नहीं लगा और अचानक वहाँ पर रखा हुआ ग्लास टूट जाता है। पर बुजुर्ग आत्मा से कहता है कि देखो इतना गुस्सा क्यों होती हो, ये लोग ना समझे, इन्हें माफ कर दो। अब ये देखकर प्रोफेसर चुपचाप वहां से बाहर चला आता है। सबको लगता है कि बुजुर्ग आत्माओं के साथ बात कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई ढोंगी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जब विनय को होश आता है तो वो बताता है मैं बुजुर्ग का पीछा कर रहा था और अचानक एक जगह फिसल कर गिर गया, तब उसी बुजुर्ग ने मुझे उठाया और यहाँ पर ले आया। अब वो समझ जाते हैं कि बुजुर्ग की इसमें कोई गलती नहीं थी। विनय अपनी मूवी को एकदम रियल बनाना चाहता है और इसी सिलसिले में वो भूत और आत्माओं के बारे में उस बुजुर्ग से ही पूछ लेता है। वो भी कई बातें बताता है, जैसे कि मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं और सिर्फ उन्हें फॉलो करके ही भूत प्रेत के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। वो विनय को एक डिवाइस दिखाता है जिसके जरिए आत्मा के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। उस रात विनय सो रहा होता है कि अचानक कैमरामैन विंसी को अजीब आवाजें आती है। वो घबराकर बेड के नीचे देखता है तो उसे एक औरत का रूप दिखता है। डर के मारे वो चुपचाप मुड़ जाती है, लेकिन तब उसको लगता है जैसे विनय खुद भूत बनकर उसे अटैक कर रहा हो। विंसी चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। प्रोफेसर तभी विनय को डांटता है कि तुम बेवजह उस बुजुर्ग से भूत वाली कहानियां सुनकर आए हो और अब विंसी को बताने लग गए, और ये गधा रात भर चिल्लाकर हम सबकी नींद खराब कर रहा है यहाँ पर विनय और विंसी कहते हैं कि हमें सच में एक अमानुष्य शक्ति का एहसास हुआ। पर प्रोफेसर कहता है कि एज पर साइंस तुम्हारा दिमाग उस बुजुर्ग और उसकी आत्माओं के बारे में सोच रहा है, इसीलिए तुम्हें बेड के नीचे कोई रूप दिखा। इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात ही नहीं है। तुम लोग एक काम करो, उस बुजुर्ग की बातों पर विश्वास करना ही बंद कर दो।
क्योंकि वो तुम सबको बस उल्लू ही बना रहा है। पर विनय को अब भी लगता है कि बुजुर्ग के पास आत्मा से बात करने की कोई शक्ति जरूर है। अब प्रोफेसर चिढ़कर बुजुर्ग से डायरेक्टली कह देता है कि मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि आप सच में आत्मा से कम्युनिकेट करते हैं, पर मुझे तिनके जितना भी यकीन नहीं है आप पर। अगर आप सच में आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हमारे सामने करके दिखाइए। बुजुर्ग एक ओइजा बोर्ड ला कर देता है और कहता है कि हम सबको मिलकर ये ओइजा गेम खेलना होगा, वरना अगर किसी ने इसे अकेला खेला तो आत्मा उसे अपने वश में कर लेगी। अब प्रोफेसर के चारों स्टूडेंट्स गेम खेलने के लिए बैठते हैं। प्रोफेसर गेम नहीं खेलता। शुरू में वो पूछते हैं कि क्या इस कमरे में कोई है, क्या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर तो प्रोफेसर मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उसे ना तो भूत प्रेत में विश्वास है और ना ही वो उनसे डरता है। पर स्टूडेंट्स को भूत में विश्वास है तो वो डरे सहमे आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में बोर्ड पर कॉइन हिलने लग जाता है, मतलब यहाँ पर कोई आत्मा है। अब ये लोग आत्मा से कुछ और सवाल करते हैं जिनका ठीक जवाब नहीं आता। प्रोफेसर फिर हंसता है कि ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है और तुम लोग भी पागलों की तरह ये गेम खेलने बैठ गए, कहकर वो गेम बंद करवा देता है, जिस वजह से गेम अधूरा रह जाता है। अगले दिन प्रोफेसर को एंजेलिना के कमरे में एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरी जीने की ख्वाहिशें खत्म हो गई है, मैं मरना चाहती हूँ। प्रोफेसर घबराकर एंजेलिना को ढूंढता है। आखिर वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ी दिखती है और कूदने वाली होती है। ठीक वक्त पर प्रोफेसर उसको रोक लेता है और डांटता है कि ये कैसी पागलों वाली हरकतें कर रही हो तुम। एंजेलिना फूट फूट कर रोने लगती है और प्रोफेसर के सामने ही लिपट जाती है। तभी केविन ये दृश्य देख लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो एंजेलिना को प्रपोज करने आया था। प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुमने ये बुज़दिलों वाला फैसला क्यों किया। एंजेलिना अपनी लाइफ के बारे में बताती है, जो कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब एंजेलिना छोटी थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी माँ ने एक आदमी को अपना साथी चुना, लेकिन उन दोनों ने शादी नहीं की। पर उस आदमी की नजर एंजेलिना पर भी थी। एंजेलिना की माँ को हद से ज्यादा शराब पिला देता था वो, और जब वो अपना होश खो देती तो एंजेलिना को अब्यूज करता। कई साल ये सब चला और जब एंजेलिना बड़ी हुई तब भी उस आदमी का रवैया नहीं बदला। वो एंजेलिना के साथ जबरदस्ती करता था। एंजेलिना बहुत रोई और उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया, लेकिन उसकी माँ को पहले से सब पता था। लेकिन उसने उस आदमी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही एंजेलिना को बचाने की कोशिश की। तो प्रेजेंट में प्रोफेसर पूछता है कि जब वो आदमी इतना कुछ कर चुका था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया। एंजेलिना बताती है कि अगर पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले गई तो मेरी माँ का क्या होगा, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसी डर से मैं चुप रही, लेकिन ऐसी जिंदगी से मुझे मरना बेहतर लगा। इसी बीच आपने मुझे इस शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया और मैं आप सबके साथ यहाँ पर आ गई ताकि एक हफ्ता तो मेरा मन शांत रहे, लेकिन मैं वापस उस नरक में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। प्रोफेसर उसे हिम्मत देता है तो वो अपना इरादा बदल लेती है। यहाँ केविन बहुत दुखी होता है कि एंजेलिना प्रोफेसर से प्यार करती है। वो भी शराब पीकर लेट जाता है। तभी वहाँ पर कबर्ड्स वगैरह हिलने लगते हैं और किताब हवा में उड़ने लग जाती है। फिर एक अमानुष्य रूप केविन को मारने की कोशिश करता है और आवाज को सुनकर सभी वहां पर आ जाते हैं। तब वो रूप इन सब पर बुक्स फेंक कर हमला करता है और आखिर वो रूप इन सब के सामने आ भी जाता है। ये एक औरत की आत्मा है। वो किसी तरह केविन को बचाकर बाहर लेकर आ जाते हैं। फिर वो उस बुजुर्ग को ये सब बताते हैं तो वो कहता है कि तुम लोगों ने ओझा गेम खेलकर उस आत्मा को यहाँ बुला तो लिया, लेकिन गेम अधूरा छोड़ने की वजह से वो आत्मा यहीं पर है। अगर उसे वापस भेजना है तो गेम पूरा करना होगा। और अब प्रोफेसर को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो गेम को खेलते हैं। वो पूछते हैं कि अगर यहाँ पर कोई है तो वो अपना नाम बताइए। वो आत्मा अपना नाम गायत्री बताती है। आपकी उम्र क्या है? वो 23 बताती है। मतलब वो 23 साल की उम्र में मरी थी। आप कैसे मरी थी? तो जवाब आता है कि कत्ल। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि आप कहाँ की हैं? तो आत्मा अपना पूरा एड्रेस बता देती है, जिसको सुनकर ये सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन वो आत्मा बार बार हेल्प हेल्प करके बोर्ड पर लिख रही होती है, लेकिन ये लोग फिर गेम को रोक देते हैं। अब तक आत्मा से इन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार गायत्री नाम की एक 23 साल की लड़की का कत्ल हुआ है और उसकी आत्मा अपने कातिल का खुलासा करना चाहती है और इसीलिए वो इनसे मदद मांग रही है। बुजुर्ग कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बुजुर्ग की ये बात सुनकर वो आत्मा के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं। वो गायत्री का घर होता है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से हमें गायत्री को नौकरी करने के लिए भेजना पड़ा। वहां न जाने उसके साथ क्या हुआ, हमारी बेटी चल बसी, कहकर वो रोने लग जाते हैं। ये लोग उनकी बातें सुनकर अब फैसला करते हैं कि गायत्री की हम मदद करेंगे कैसे भी करके। वो वापस जाकर फिर ओइजा बोर्ड खोलते हैं और गायत्री की आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और तब एंजेलिना, जो एकदम नॉर्मल थी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लग जाता है। यानी गायत्री की आत्मा उसके अंदर आ गई है और वो अपनी कहानी बताती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गायत्री का एक सुखी परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और गायत्री को नौकरी करनी पड़ी। वो एक एड फिल्म कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। दीप्ति नाम की एक औरत और 3 आदमी इस कंपनी के ओनर्स होते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स थे, जिनके लिए ये लोग नए नए मॉडल्स वगैरह को सिलेक्ट करके एक क्रिएटिव एड फिल्म बनाकर देते थे।
इनकी कंपनी में कार्तिक नाम का एक एड फिल्म मेकर था जिसे एक नए ब्रांड का एड मिला था। उसे अपनी एड फिल्म के लिए एक नई मॉडल की तलाश थी। तभी उसकी नजर रिसेप्शनिस्ट गायत्री पर पड़ी और उसे लगता है कि ये एड को सूट करेगी। वो तुरंत दीप्ति को कॉल करके कहता है कि बाहर मॉडल की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी फिल्म के लिए गायत्री ही चाहिए। दीप्ति भी गायत्री से इस बारे में बात करती है, लेकिन गायत्री कहती है कि हमारी फैमिली के लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वो नहीं चाहेंगे कि मैं एक मॉडल बनूं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे समझाते हैं कि तुम अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए तो नौकरी कर रही हो ना, फिलहाल तुम्हें जो सैलरी मिल रही है उससे तिगुनी सैलरी मिलेगी और तुम मॉडलिंग करोगी तो बहुत फायदा भी होगा और हम तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं देंगे जो तुम्हें ठीक ना लगे। ये सारी बातें सुनकर गायत्री मान जाती है और उसके बाद उसकी लाइफ अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। वक्त के साथ साथ गायत्री और कार्तिक के बीच प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। गायत्री खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करती है। अब एक बार होता यह है कि उसे शूटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। तब वो कार्तिक को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। कार्तिक पूछता है क्या सरप्राइज है। गायत्री बताती है कि वो मैं कल बताऊंगी। उसके बाद गायत्री का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला और अब प्रेजेंट में ये लोग ओझा बोर्ड के सामने बैठे होते हैं। गायत्री की आत्मा ने सिर्फ यहाँ तक इनको बताया था, आगे की कहानी नहीं बताई। अगले दिन प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट्स वापस अपने शहर लौट आते हैं। कॉलेज में केविन को उदास बैठा देखकर एंजेलिना कहती है कि तुम जो समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं प्रोफेसर सर से अपने पास्ट के बारे में बता रही थी जिससे मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और वो चीज मैं हर किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। केविन भी उसकी बातों को समझ जाता है कि एंजेलिना को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके कॉलेज में किसी प्रोग्राम के लिए एक एड फिल्म डायरेक्टर चीफ गेस्ट बनकर आता है। वो असल में दोस्तों कार्तिक ही होता है। अब उसको देखकर ये चारों चौंक जाते हैं क्योंकि कार्तिक ने ही गायत्री को मॉडल बनवाया था। वो उसके सामने गायत्री का एक एड प्ले करते हैं। उसमें गायत्री को देखते कार्तिक को टेंशन होने लग जाती है और वो उठकर बाहर चला आता है। अब प्रोफेसर और उसकी टीम उससे पूछते हैं कि तुमने गायत्री का कत्ल क्यों किया। वो कहता है कि मैंने गायत्री को नहीं मारा। कार्तिक अपने घर में होता है और तभी न्यूज में बताते हैं कि दीप्ति का कत्ल हो गया है। उसके घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पता चलता है कि एक आदमी उसके घर से बाहर जा रहा था। अब कार्तिक प्रोफेसर को कॉल करके कहता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। प्रोफेसर और उसकी टीम कार्तिक के घर पर जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो असल में गायत्री का भाई है। वो बताता है कि वो दीप्ति के घर गया था। उसने दीप्ति से पूछा कि मेरी बहन कैसे मरी। दीप्ति घबरा गई और उसने जबरदस्ती गायत्री के भाई को कई इंजेक्शंस लगाकर उसे मानसिक रोगी बताया, जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। पर वो मेंटल हॉस्पिटल से बच निकला और दीप्ति को खत्म करने के इरादे से उसके घर गया, लेकिन वहाँ पहले से दीप्ति मरी पड़ी थी, जिसको देखकर गायत्री का भाई बाहर आ गया और वही सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। अब वो बताता है कि मैंने दीप्ति का कत्ल नहीं किया। दीप्ति के फ्यूनरल में एड कंपनी के बाकी 3 पार्टनर्स आए होते हैं। कार्तिक के कहने पर प्रोफेसर उनमें से एक पार्टनर से पूछताछ करता है जिसका नाम है अरविंद। प्रोफेसर उससे दीप्ति और गायत्री के कत्ल के बारे में पूछता है तो वो ठीक से जवाब नहीं देता और चला जाता है। अब केविन और विनय उस मेंटल हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करते हैं कि गायत्री के भाई को यहाँ पर किसने एडमिट करवाया था। वहाँ का डॉक्टर बताता है कि उसे अरविंद ने एडमिट किया था। अब प्रोफेसर की टीम के 2 लोग अरविंद से मिलने जाते हैं तो वहाँ किसी ने अरविंद को भी खत्म कर दिया होता है। ये दोनों घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर इन दोनों की फोटोज अरविंद के पार्टनर को भेज देता है और कहता है कि अगर इन दोनों से पूछताछ करोगे तो शायद पता चल जाएगा कि अरविंद को किसने मारा। यहाँ प्रोफेसर गायत्री के भाई से सवाल करने लगता है क्योंकि प्रोफेसर को लगता है कि उसी ने दीप्ति और अरविंद का कत्ल किया है। तब अरविंद के पार्टनर का कॉल आता है जो कहता है कि तुम्हारे 2 स्टूडेंट्स को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, तुम गायत्री के भाई को मेरे हवाले कर दो और अपने स्टूडेंट्स को बचा लो। अब वो गायत्री के भाई को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोनों ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। तभी एंजेलिना के अंदर गायत्री की आत्मा घुस जाती है और उन सबको मारने लगती है। इस घटना में एड कंपनी का तीसरा पार्टनर भी मर जाता है। अब सिर्फ एक पार्टनर जिंदा बचा है। अब वो बुजुर्ग गायत्री से कहता है कि एंजेलिना की अनुमति के बिना तुम उसके शरीर में कैसे घुस गई और तुम्हें किसने मारा। अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तब एंजेलिना के अंदर से गायत्री की आत्मा बताती है असल में उस दिन ओझा बोर्ड पर ये लोग गेम अधूरा छोड़कर चले गए थे, लेकिन रात को एंजेलिना अकेली वहां पर आई और उसने गेम को आगे बढ़ाया, जिस वजह से वो गायत्री से कम्युनिकेट कर पाए। एंजेलिना ने गायत्री को बताया कि मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन तुम अगर मेरे शरीर में रहकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो तो कर सकती हो। ये कहकर एंजेलिना ने खुद गायत्री की आत्मा को अपने शरीर में आने दिया था। उसके बाद एंजेलिना की बॉडी में रहकर गायत्री ने उस एड कंपनी के ओनर से बदला लेना शुरू किया और एक एक करके उन पार्टनर्स का कत्ल कर दिया। अब गायत्री की आत्मा बताती है कि उसका कत्ल किसने और क्यों किया था। उस दिन जब गायत्री शूटिंग के लिए दूसरे शहर गई थी तब एक लड़की गायत्री के पास आई और कहने लगी कि मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, आप प्लीज मुझे कोई अच्छा काम दिलवा दीजिए। गायत्री ने भी उसकी मदद करने का वादा किया।
उसी शाम को कंपनी के पार्टनर्स ने गायत्री को एक पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन गायत्री ने कोई बहाना किया और पार्टी में आने से इनकार कर दिया। लेकिन वो गायत्री के बजाय उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगे। ऐन वक्त पर गायत्री ने उन लोगों से लड़की को बचा लिया था। तब उन लोगों ने गायत्री पर हमला करना शुरू कर दिया। गायत्री किसी तरह उस लड़की को लेकर अपनी कार में वहां से बच निकली, लेकिन तब उन लोगों ने एक टेम्पो की मदद से उसका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें गायत्री और वो लड़की मारी गई। इस तरह हुई थी गायत्री की मौत और इसीलिए वो एड कंपनी के पार्टनर्स की जान लेना चाहती थी। अब बुजुर्ग समझ जाता है कि अगर गायत्री की आत्मा को एंजेलिना के शरीर में जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो वो कंपनी के चौथे पार्टनर को भी जल्दी मार देगी। लेकिन गायत्री कहती है कि मुझे खुद एंजेलिना ने अपने शरीर में रहने की अनुमति दी है, मैं नहीं जाऊंगी। अब बुजुर्ग एंजेलिना को जगाकर कहता है कि तुम खुद गायत्री की आत्मा से कहो कि वो तुम्हारा शरीर छोड़ दे। लेकिन एंजेलिना कहती है मुझे ये शरीर चाहिए ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि कम से कम गायत्री की ख्वाहिश तो पूरी हो जाए, मैं उसको जाने के लिए नहीं कहूंगी। लेकिन बुजुर्ग कुछ पूजाएं करके गायत्री की आत्मा को भगाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। वो समझ आता है कि अब गायत्री अपना इरादा पूरा करके ही एंजेलिना के शरीर से निकलेगी। दूसरी ओर एड कंपनी का वो आखिरी जिंदा पार्टनर चर्च जाकर फादर से विनती करता है कि गायत्री की आत्मा मुझे मार डालेगी, प्लीज कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। फादर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी के पास लेकर जाऊंगा जो तुम्हें बचा सकता है। वो उसे कार में बिठाकर कहीं लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि असली फादर तो अभी चर्च से बाहर निकल ही रहे होते हैं। वो कार में कंपनी के पार्टनर को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये मुझसे मिलने आया था तो मिले बगैर वापस क्यों जा रहा है। और इस बीच कार कुछ दूर पर जाकर रुकती है। कार के अंदर से खून बहने लग जाता है, यानी कि गायत्री की आत्मा ने फादर का रूप ले लिया और उस पार्टनर को खत्म कर दिया। इस तरह वो उन 4 लोगों को मार डालती है जो उसकी मौत का कारण थे, और अब गायत्री की आत्मा को मिलती है शांति। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी इतनी डरावनी तो थी नहीं, लेकिन हॉरर तो थी। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।